नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में द ओंकार चौधरी शो के ओंकार चौधरी सर। ओंकार सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए अवनीश जी। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। सर, राहुल गांधी पर जब भी बात की जाती है तो हमारे दर्शकों में एक बड़ा वर्ग है, कहता है आप इन पर बात क्यों करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे देश के मतदाताओं ने इस जैसे व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक बनाया है, इनकी पार्टी को बनाया है, और ये अभी भी राष्ट्रीय पार्टी जो विपक्ष में है 2014 से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर बात किस पे की जाए सर। आखिर किसी दूसरे पर, यानी देश के सत्ता पक्ष पर तो हम बात करते ही हैं, विपक्ष में जब भी बात करेंगे तो राहुल गांधी पे ही बात हमें करनी पड़ेगी। सर, राहुल गांधी देश को जलाने की राजनीति करते हैं, अब इसमें किसी को शक नहीं है। उनकी माताजी ने यूपीए 1 यूपीए 2 में कैसे कैसे कारनामे किए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, चाहे मनमोहन सिंह सरकार एक रही हो या दो रही हो, उसमें हिंदुओं की और इस देश के बहुसंख्यक की भावना को आहत करने वाले न जाने कितनी अधूरी योजनाएं जो अब चर्चा में आती हैं, हर तरह से चर्चा में आती हैं। यानी प्लान बहुत तगड़ा था, प्लान बहुत पहले से बना के रखा हुआ था। मुंबई बम धमाकों के बारे में जो कुछ भी आ रहा है वो सिर्फ इतना नहीं है सर कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई किसके दबाव में नहीं की। ये तो ठीक है साहब, कोई सरकार कमजोर होती है, कोई मजबूत होती है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, कोई बदले ले लेती है, लेकिन उसी दौरान भगवा आतंकवाद और हिंदू टेरर, इसको भी निरूपित करने का असफल प्रयास किया गया। कल्पना कर सकते हैं सर कि अगर कसाब, वो मौली वाला कसाब जिसने ये मौली पहन रखी थी दर्शकों, अगर वो पकड़ा न गया होता तो क्या स्थिति होती, और ये लगभग निरूपित कर दिया गया होता। अब राहुल गांधी जब अभिशप्त हैं 2014 से विपक्ष में, सर तेवर बदले नहीं है इस देश को तोड़ने का। मैं कहता हूं राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उनका इकोसिस्टम अगर चुनाव जीतने के लिए काम करे भारत में तो स्वागत है। लोकतंत्र है सर, नंबर्स हैं, नंबर आएंगे तो ठीक है। लेकिन सर वो ऐसा आपको नहीं लगता कि चुनाव जीतने की बजाय भारत को ही समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, और जिसको वो भारत बचाने का नाम दे रहे हैं। कभी वो हिंदुओं के बीच बंटवारे की बात करते हैं, कभी देश को राष्ट्र नहीं मानते यानी टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करते हैं, कभी विदेशी शक्तियों से मदद मांगते हैं कि भारत में तोड़ फोड़ पैदा कर दो, बांग्लादेश बनवाने में हमारी मदद करो, नेपाल बनवाने में हमारी मदद करो। और अब जब उनका कई एजेंडा फेल हुआ है तो एक नया एजेंडा वो लेके चल रहे हैं लगातार, जिसमें वो अपने विपक्ष के साथियों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में आप देखिए वो दलितों को भड़का रहे हैं, जबकि वहां उनको नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में वो दलितों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वो अखिलेश यादव की तरफ देखना भी नहीं चाहते। और तो और बिहार, जहां चुनाव अब कैंडिडेट आ रहे हैं, वहां भी वो दलितों को भड़का रहे हैं, बिना इसकी परवाह किए कि तेजस्वी यादव या उनके सो कॉल्ड गठबंधन को क्या फर्क पड़ेगा। सवाल ये होता है कि सर राहुल की ये विखंडन वाली राजनीति आखिर उन्हें कहां ले जा रही है, और क्या वो भारत को भी नुकसान पहुंचाने में आंशिक रूप से ही कहीं सही सफल हो पाएंगे। भविष्य है राहुल की विखंडन की राजनीति का सर। देखिए, बात ऐसी है अवनीश जी, बहुत सारे आयाम आपने इसमें कवर किए हैं, एक एक करके उन पर आने की कोशिश करते हैं। और जब आप इतने गहन अध्ययन के बाद शो में बैठते हैं तो फिर लगता है कि आप खुद इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं चूंकि शो में आमंत्रित हूं तो मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा, वरना दर्शक जानते हैं कि अवनीश जी जो हैं वो कितना गहन अध्ययन भी करते हैं और किस तरह के राजनीति के विद्यार्थी भी, और केवल राजनीति नहीं, सामाजिक और आर्थिक और दूसरे विषयों के भी, वैश्विक हो, वैदेशिक हो या आपके अर्थ से जुड़े हुए मामले रहे हों, और संस्कृति कर्मी तो वो हैं ही। तो मैं ये कहता हूं कि साहब राहुल गांधी
एक्सीडेंटली राजनीति में लाए गए हैं। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो राजनीति में रहें, जैसे इनके पिता की कोई इच्छा नहीं थी। और संजय गांधी की अकस्मात मृत्यु के बाद उनकी माताजी इंदिरा गांधी उनको जबरन, वो तो एक व्यावसायिक पायलट थे, और वहां से खींच करके राजनीति में ले आई थी। इसी तरीके से सोनिया गांधी, उनका बैकग्राउंड क्या है? उनका बैकग्राउंड तो अगर लोग वास्तव में जान लें, और बहुतों को अब जानकारी है भी सोशल मीडिया के जरिए और तमाम दूसरे माध्यमों के जरिए, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और हमारे यहाँ अब अमेरिका में कहीं कोई सुतली बम भी फट जाए तो तुरंत भारत को भी पता लग जाता है, या इस्लामाबाद में या लाहौर में कुछ हो जाए, या अफगानिस्तान के किसी प्रांत में कोई गुस्ताखी कर बैठे पाकिस्तानी फौज, तो तुरंत 2 मिनट के भीतर ही पूरी दुनिया को पता लग जाता है, इंक्लूडिंग भारत। तो ये इनका बैकग्राउंड सब जानते हैं। इनके पिताजी के बारे में भी जानते हैं, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानते हैं, इनके संस्कारों के बारे में भी जानते हैं, ये किस माहौल में पढ़ी बड़ी हुई हैं, उसमें भी किन स्थितियों परिस्थितियों में राजीव गांधी के संपर्क में आई, और किन संदिग्ध स्थितियों में उनके साथ जो गठबंधन होता है, वैवाहिक गठबंधन, उसमें बंधी। हम उस बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं जाएंगे। गूगल पर और तमाम दूसरी चीज़ों पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और कुछ और जानकारी अतिरिक्त लेनी हो तो शोएब चौधरी, जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं और अवनीश जी के मित्र भी हैं, ज़रा उनके ब्लीड्स पर चले जाएं, और उनके जो चैनल हैं उन पर भी आप एक निगाह मार सकते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। कहने का आशय ये है कि जब हम राहुल गांधी की ये विखंडन की राजनीति पर आते हैं, और जो ये तमाम संदिग्ध रहस्यमयी विदेश यात्राएं करते हैं, और हर विदेश यात्रा के बाद जब स्वदेश लौटते हैं, कुछ समय के लिए स्वदेश लौटते हैं, तो तब कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं या डिजाइन की जाती हैं किसी टूल किट के जरिए या दूसरे माध्यमों के जरिए, कि हमें देश में कुछ ना कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। वो हिंसा के रूप में हो सकती हैं, वो धरनों प्रदर्शनों के रूप में हो सकती हैं, वो इकोसिस्टम के द्वारा हो सकती है, वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के श्रीमुख से निकलती हुई गंदी गंदी गालियों के रूप में हो सकती है। किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं कि वो बाहर आती हैं। देखिए, बात ऐसी है अवनीश जी, मैंने पहले भी कहा है ये, कि जब कोशिशें विफल हो जाएं तो साजिशों का दौर शुरू होता है। चूंकि ये बहुत कोशिशें कर चुके जितनी इनकी क्षमताएं हैं, और इनकी पार्टी भी कर चुकी, और इनके पार्टी के जितने शुभचिंतक इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं, लुटियन मीडिया में बैठे हुए, देश के भीतर और देश के बाहर जो ताकतें बैठी हुई हैं, वो भी प्रयास कर चुकी हैं कि भाई किसी भी तरीके से घड़ी की चौथाई में मोदी को किसी तरीके से हटाया जाए, हिलाया जाए, क्योंकि ये आदमी जब तक कुर्सी पर रहेगा तब तक जो वो चाहते हैं, जो उनके हित हैं, वो सध नहीं पा रहे हैं, सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले इस आदमी को चलता करो। ना ये बेईमान है, ना ये वंशवादी है, ना ये भ्रष्टाचारी है, ना इसको रक्षा सौदों में दलाली चाहिए, बल्कि अब तो रक्षा सौदों का टंटा ही धीरे धीरे खत्म कर रहा है ये आदमी। यहीं पर इसने 2 डिफेंस कॉरिडोर बना दिए हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में, और धकाधक जो है यहाँ पर 200 से ज़्यादा रक्षा सुरक्षा के उपकरण तैयार होने शुरू हो गए। यहाँ तक के अपने लड़ाकू विमान तैयार करवा रहा है, बहुत तेजी से करवा रहा है। और मेरे विचार से 90 से ज़्यादा तेजस के ऑर्डर, 60,000 करोड़ से ज़्यादा का सैंक्शन कैबिनेट से दे दिया गया। तो जितने देश और जितनी ताकतें और हथियारों के सौदागर पहले हमारे यहाँ सत्ता के गलियारों में टहलते थे और कोशिश करते थे कि कोई बेईमान, कोई भ्रष्ट पॉलिटिशियन टकरा जाए, सत्ता का दलाल टकरा जाए, और उससे फिर हमारे जो तैयार रक्षा सुरक्षा उपकरण हैं उनमें तमाम चीज़ें होती हैं,
जो हमारी फौजों के काम आती हैं। और आप जानते हैं अवनीश जी, आप खुद अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं, हमारे यहाँ 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है, जो 28-29 के आसपास आ गई थी। बहुत खतरनाक स्थिति है किसी भी एयरफोर्स के लिए या किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए कि उसकी अपनी सेनाओं को इस तरीके से पंगु बना दिया जाए, केवल इसलिए कि साहब जिन जिन देशों से लड़ाकू विमानों के या ट्रेनिंग विमानों के टॉक्स चल रहे थे, उनसे चूंकि सौदा नहीं पा रहा था, अच्छा पैसा वो नहीं दे रहे थे दलाली के रूप में, इसलिए वो चीजें सिरे नहीं चढ़ पाई और हमारी सेनाएं जो हैं वो बिल्कुल एकदम चौड़े में खड़ी हुई थी। 11 या 12 में जनरल वीके सिंह जब सेना प्रमुख थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, और ये कहा था कि 3-4 दिन का मुश्किल से गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसी स्थितियां, और मतलब ये चीजें बाहर आ जाना, आप समझिए 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से हम घिरे हुए हैं और उनसे सतत हमारे देश को खतरा होता है, सरहदों को खतरा रहता है। उनको पता लग जाए कि हम कैसी स्थिति में खड़े हुए हैं। तो देखिए, हम बात जब राहुल गांधी की करते हैं या कांग्रेस की करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं अवनीश जी। जैसे ये जनता के द्वारा पूरी तरीके से ठुकराए हुए लोग और पार्टी है, पूरी तरीके से ठुकराए हुए लोग और पार्टी है। इनके सीनियर मोस्ट नेताओं को भी अब ये राज्यसभा में नहीं भेज पा रहे हैं, इनकी ऐसी विपन्न स्थिति पैदा हो गई है। अब कुल मिलाकर के 3 राज्यों में तो इनके मुख्यमंत्री हैं, किस किस को भेज सकते हैं वहां पर, और जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां विपक्ष भी मजबूत है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा सारे एमएलए आप ही के हैं और उनके जरिए आप सारी राज्यसभा सीटों पर अपने ही लोगों को मनोनीत कर देंगे। तो नंगा जो है वो क्या धोए और क्या निचोड़े, इस स्थिति में आज कांग्रेस हो गई है। तो अब इनको जब लग रहा है कि चुनाव दर चुनाव हम हारते ही जा रहे हैं, तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, कभी आपके मतदाता सूची पर, कभी सीईसी पर, और कभी मैच फिक्सिंग और तमाम तरह की जितनी वोट चोरी और एसआईआर का विरोध, ये सब चीजें जो है लोगों को सड़कों पर उतारो, भड़काओ, कभी वक्फ के खिलाफ, कभी सीएए के खिलाफ, कभी जो एनआरसी अभी आई ही नहीं, जिसका जिक्र भर अमित शाह ने एक बार सदन में कर दिया था कि अभी तो सीएए आया है, अभी तो एनआरसी भी आएगा, उस पर भी ठंडा खड़ा करना, बवाल खड़ा करना, लगातार ये कोशिशें चल रही हैं। और जैसा मैंने कहा था, उसको रिपीट नहीं करना चाहता, विदेशी ताकतें जिनको भारत एक्चुअल में बहुत बड़ा बाजार, संभावना का बाजार दिखाई देता है, उनको लग रहा है कि हमारी दुकान हो गई है बंद। अब नरेंद्र मोदी ने हमारे शटडाउन, और हो गया शटडाउन अमेरिका में तो हो गया। अमेरिका में तो केवल सेना के लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को किसी तरह वेतन दिया जा रहा है, बाकी 7 लाख 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी घर भेज दिए गए हैं या वो बिना वेतन के काम करने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहा था, आज उसके यहाँ क्या स्थिति है पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। इसी तरीके से जो दरिद्रगी इस समय कांग्रेस की है, उसमें अब राहुल गांधी के पास तो खैर उस तरह का दिमाग नहीं है, जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह का संघर्ष और जिन तरह की स्थितियों परिस्थितियों से, यानी एक गरीब, एक सामान्य से परिवार से एक चाय वाले का बेटा संघर्ष करता हुआ 15 साल तपस्या के समझ लीजिए पहाड़ों में और दूसरी जगहों पर, फिर 15 साल जो संघ का एक कठोर प्रशिक्षण होता है, शिक्षण होता है एक मनुष्य बनाने का, एक मानव बनाने का, वो समझ लीजिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 14-15 साल का उनका सचिव के रूप में, और दूसरी तमाम उनकी जो संगठन में रम करके काम करने वाली बात, और ऐसे बहुत सारे फोटो चाहे तो राहुल गांधी भी देख सकते हैं गूगल करके, जब आडवाणी जी और दूसरे नेता
कुर्सियों पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी उनके चरणों में नीचे जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा अनुशासन, ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण, ऐसे संस्कार, इन सब से होकर के जो आदमी गुजरा हो और जो जिसके अभी 24 साल पूरे हुए हों एज ए प्रदेश के मुख्य सेवक और फिर देश के प्रधान सेवक के रूप में, उनका मुकाबला ही ये क्या ही करेंगे अवनीश जी। तो बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस हैं, बहुत सारी जो कहते हैं ना कि ठुकराए हुए लोगों की जो कुंठा का लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तो उन स्थितियों परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और जो मैं शो में बैठने से पहले आपसे चर्चा कर रहा था, ये इनका दुर्भाग्य है कि इनको कोई राजनीति का ABCD सिखाने वाला नहीं रहा। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी बहुत छोटे थे ये दोनों, राहुल गांधी भी और प्रियंका भी। और जब इनके पिताजी गुजरे, और दुर्भाग्य से मैं कोई दोष नहीं दे रहा राजीव गांधी को या किसी दूसरे को, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, बल्कि उससे पहले जब संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए, तो उस समय इनको, ये कमर्शियल पायलट थे, वहां से इंदिरा गांधी लेकर के आई कि हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि अगर नेहरू जी जाते हैं तो इंदिरा जी, और इंदिरा जी जाती हैं तो इंदिरा संजय को अपने जीते जी तैयार कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो पहले चले गए। तो इंदिरा ने सोचा कि मेरे बाद कौन, तो फिर राजीव गांधी ही होना चाहिए, परिवार का ही कोई होना चाहिए, कांग्रेस का कोई दूसरा नेता आगे क्यों लाया जाए। तो उनको भी कोई ठीक से शिक्षण प्रशिक्षण राजनीति का नहीं मिला, उनकी दिलचस्पी भी नहीं थी। और इन दोनों भाई बहनों का तो, चूंकि ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं जहां कोई सलाह देने की हिमाकत नहीं कर सकता, और जिन जिन ने इनको सलाह देने की कोशिश की, पीछे से कान में कुछ फूंकने की कोशिश की जब कैमरे लगे रहते थे, तो आज वो इनके आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे। आप गुलाम नबी आजाद को देख लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लो, कई दूसरे चेहरे थे जिनमें दिग्विजय सिंह को भी कुछ समय के लिए ये गलतफहमी हुई थी कि मैं इनका गुरु हूँ। तो दिग्विजय सिंह को देख लो, सारे लोगों को देख लो, क्योंकि ये ऐसा खानदान है, कैमरों पर एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं कि कोई और कर रहा है या कोई और सलाह दे रहा है। और जिन जिन ने ये सलाह देने की हिमाकत की, वो सब खुड्डे लाइन लगा दिए गए। तो ये कैसे वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जिनके साथ इनका मुकाबला इकोसिस्टम करता है और लुटियन मीडिया करता है। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज और भी है, इस देश का संभवतः लोकतांत्रिक दुर्भाग्य, मैं इस देश का दुर्भाग्य नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने देश, अपनी मातृभूमि के दुर्भाग्य के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन राजनीतिक दुर्भाग्य मैं जरूर कहूंगा कि क्या मजबूरी रही हमारी कि 65 साल एक खानदान को राज देने के बाद हम ये प्रतीक्षा करते रहे और ये मान बैठे, एक मानसिकता हमारी 2014 से पहले की हो गई थी कि नहीं साहब, इस राजवंश में जो पैदा होगा वही हमारा भाग्य विधाता होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। इसीलिए पीएम इन वेटिंग तो भाजपा बड़ी हिम्मत करके अपने यहाँ टर्म इजाद कर पाई, लेकिन इनके यहाँ तो पीएम बाई बर्थ होते हैं। ये एक राजनीतिक दुर्भाग्य जरूर कहूंगा मैं देश का, जो मिथक 2014 में टूटा और उत्तरोत्तर वो लगातार टूट रहा है। सर हमारे दर्शक कई बार, आप भी रिपीट करते हैं, मैं भी करता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे इस आदमी के ऊपर क्यों आप लोग समय जाया कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। सर ये तो साफ है कि ये चुके हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, लेकिन कोशिश देश को डराने की करते हैं। नरेंद्र मोदी से चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन इनका एक प्रयास है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की राजनीति खुद उनके एलाइज के लिए खतरनाक हो रही है? जिस तरीके से वो विपक्ष की राजनीति को ही खाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हराना तो छोड़ दीजिए, क्या राहुल गांधी विपक्ष के लिए भी खतरा बन चुके? देखिए बात ऐसी है कि ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जैसे वो कई बार हमने दृश्य देखे हैं, बंदरैया का कोई बच्चा अगर मर जाए ना तो वो कई दिन तक उसको सीने से चिपकाए हुए घूमती रहती है। तो एक बार शरद पवार कह चुके कि ये अब
खंडहर में तब्दील हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। ये वैसे ही है जैसे किसी की बहुत शानदार हवेली रही हो और उस धन्ना सेठ का घर देखते देखते मतलब खंडहर में तब्दील हो गया हो, लेकिन उसके और उसकी पीढ़ियों के रंग ढंग वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे, जब वो दुनिया भर के लोगों पर राज किया करते थे, एक तरीके से फाइनेंशियली या दूसरे तरीकों से। कांग्रेस की हालत लगभग वैसी ही है। और चूंकि बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, तो अकूत संपत्ति इन्होंने बनाई है। अकूत संपत्ति जिसको कहते हैं, वो अलग अलग शहरों में जो अचल संपत्ति है उस रूप में भी है। जैसे नेशनल हेराल्ड के नाम पर अलग अलग शहरों में इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी मल्टी लेवल बिल्डिंग्स जो हैं वो बना रखी हैं और किरायों पे चढ़ा रखी हैं। उनसे बहुत मोटा पैसा आता था। वो तो जब ये कांड हो गया सुब्रमण्यम स्वामी वाला, तो उसके बाद फिर ईडी ने बताया कि किराया ही कितना आता है और कितनी संपत्ति अटैच करनी पड़ रही है, और क्या मतलब पूरा खेल इन्होंने करने की कोशिश की थी कि 90 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया दे करके पूरी उनकी 2000 करोड़ की संपत्ति तो अकेले दिल्ली में ही हड़पने की कोशिश की गई थी। और उसमें भी जो नया यंग इंडियन करके इन्होंने बनाया ट्रस्ट या फाउंडेशन जो भी बनाया, उसमें माँ बेटा की दोनों की जो हिस्सेदारी थी वो 76% कर ली, और जो बाकी के 2 हिस्सेदार और थे उनके बहुत मामूली से बस नाम के कि हाँ ये भी इसके हिस्सेदार हैं। जबकि वो ट्रस्टियों का पूरा फाउंडेशन ट्रस्ट था जो नेशनल हेराल्ड गवर्न करता था, उसमें ज़्यादातर स्वाधीनता सेनानी परिवारों से लोग थे। उनको विश्वास में नहीं लिया, उनसे कोई बात नहीं की और उसको पूरा हड़पने की कोशिश की। ये तो खैर एक धतकर्म है, ऐसे बहुत सारे हैं। पर बात ये है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, और जिस एक्चुअल में बैकग्राउंड से सोनिया गांधी आई हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं काम करती रही हैं। ब्रिटेन में भी देखें तो आप मतलब भाई राजा और महारानी का जो है एक रुतबा हुआ करता था। हम भी जब लंदन गए थे तो बकिंगम पैलेस भी गए, उस इनके महल के सामने खड़े होकर के हमने भी तस्वीरें उतरवाई थी। तो दुनिया भर से लोग जो हैं वहाँ एक तरीके से उसको मान्यता देते हैं। तो ये परिवार एक्चुअल में अपने को वहीं रख करके देखता है और चाहता है कि सब कॉर्निश करें इनके सामने जा कर के, जैसे जिल्ले इलाही जमाने में जो है हुआ करता था, और जो गुलाम हुआ करते थे वो मतलब सलाम करते हुए पीछे को हटते थे, पीठ नहीं दिखाते थे और फिर दरवाजा आते ही भाग जाते थे। तो ये एक्चुअल में इस मानसिकता के लोग हैं। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, और ये जो आपने बात कही, एक टिप्पणी की कि साहब देश की जनता जिन्होंने राहुल गांधी को कम से कम इस लायक अभी बनाया हुआ है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, वरना 2014 और 2019 में तो इस लायक भी नहीं रखा था, नेता प्रतिपक्ष का पद भी इनको नहीं दिया था। तो 2024 में हो गए और तुरंत इन्होंने उसको गच भी लिया, देर नहीं लगाई कि ठीक है अब ठीक है मैं नेता प्रतिपक्ष बनता हूं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का दायित्व क्या होता है, गरिमा मर्यादा क्या होती है, और उसको कितना श्रम परिश्रम करना पड़ता है, कितना रिसर्च वर्क करना पड़ता है, सदन में किस तरह से मर्यादाएं निभानी पड़ती हैं, उससे दूर दूर तक का इनका कोई वास्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ पहले मुगल बहुत लंबे समय तक, और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो फिर 1860 के बाद ताज का राज, यानी सीधे अंग्रेज हुकूमत, महारानी का और किंग का जो है रुतबा, जिसकी शान में ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में खड़ा हुआ है। जब पहला भारत दौरा हुआ था तो इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था कि समुद्री रास्ते से आ रहे हैं तो साहब उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया खड़ा कर दिया जाए।
तो यहां पर जो पब्लिक है वो गुलामों की तरह रही है। वो कभी सिर ऊपर करके राजा की आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं करती रही है। उसको बहुत तड़पाया गया है, बहुत सताया गया है, उसका बहुत उत्पीड़न और मान मर्दन किया गया है। तो वो चूंकि सैकड़ों सालों तक गुलामी में जीने की आदी रही है, तो अभी भी वो मानसिकता आप कांग्रेस के भीतर नेताओं में भी देखते हैं, उनके अनुयायियों में भी, मतदाताओं में भी देखते हैं, और भारत की आम जनता में भी। मैं तो चूंकि चंडीगढ़ भी रहा, हरियाणा भी रहा, यूपी में भी रहा, दिल्ली में भी रहा, तो अलग अलग जब परिवारों में जाकर के हम लोग बैठते थे, जैसे हरियाणा में लोग केवल भूपेंद्र हुड्डा की बात करेंगे, केवल ओम प्रकाश चौटाला की बात करेंगे, केवल बंसीलाल की बात करेंगे। मनोहर लाल खट्टर कोई आ जाए या नायब सैनी कोई आ जाए तो वो उसकी बात नहीं करेंगे। मतलब जो खानदानी रवायतें, वंशवादी परंपराओं के प्रतीक हैं, पहरवे हैं, आप केवल उनकी बात करेंगे। यानी मैं कई बार लड़ पड़ता था, मैं उनसे कहता था कि भाई देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला ही क्यों? इंडियन नेशनल लोक दल में क्या कोई और काबिल कार्यकर्ता नहीं था? या ओम प्रकाश चौटाला के बाद अजय चौटाला और अभय चौटाला ही क्यों? या बंसीलाल में किरण चौधरी, फिर उनकी पुत्र वधू क्यों, उनके बेटे सुरेंद्र क्यों? इसी तरीके से रणवीर, ठीक है, चौधरी रणवीर सिंह संविधान सभा के एक सदस्य थे, लेकिन उनके बेटे फिर भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के रहते रहते दीपेंद्र हुड्डा तैयार। इसी तरीके से यहाँ सोनिया गांधी के परिवार में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और ऐसा हर प्रदेश में होता आ रहा है। और लोग केवल उनके पीछे लामबंद होकर के अपने हाथ कटवाते रहे हैं। डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कभी कोशिश नहीं की गई। और एक बार लाल किले से कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार या दो बार कहा है, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की जननी ये वंशवादी राजनीति ही है। चूंकि ये लोग ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने के आदी रहे हैं, और इनकी राजनीति वैसे ही चलती है, चापलूसी के बल पर ही चलती है। तो वही सब चीजें हम अभी तक देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जिस तरीके से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, या जो राष्ट्रवादी एक क्रांति जिसे मैं कहता हूं सर 2014 से, ये क्या जेन जे को नेपाल कराने के लिए बाध्य करेंगे भारत में। यहाँ जेन ए से लेके जेन जेड ने वो क्रांति 2014 में कर दी है जिसके सपने अब राहुल गांधी देखते हैं, और वंशवाद को ही समाप्त किया है साहब नेपाल में, और भ्रष्टाचारियों को ही खत्म किया है नेपाल में। तो फिर 2014 में हमने राष्ट्रीय स्तर पर वंशवाद को ही तो हटाया, तो ये क्रांति तो हम कर चुके हैं। अवनीश जी, मैं एक यूपीए टिप्पणी 2 कर देता हूं आपकी बात पर। ये 2011-12 को कैसे भूल सकते हैं, जब दिल्ली की सड़कों पर, बेंगलुरु की सड़कों पर, चंडीगढ़ की सड़कों पर, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता की सड़कों पर तिरंगे लेकर के युवा सड़कों पर दिखाई दे रहे थे अन्ना आंदोलन के समय। वो किसके खिलाफ थे? वो किसके खिलाफ थे सड़कों पर? करप्शन के खिलाफ था, इन्हीं के खिलाफ थे। बिल्कुल। तो हम तो मीलों आगे हैं, हम तो एक दशक आगे हैं जिस क्रांति की आप आज कल्पना कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी शॉर्ट मेमोरी हो सकती है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी से ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनावी प्रक्रिया से नहीं लड़ सकते, इसलिए ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये मान चुके हैं। और इसी के साथ साथ अब ये जो विखंडन की राजनीति है, इससे नरेंद्र मोदी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है 2014 से लगातार। हाँ, अगर फर्क किसी को पड़ेगा तो इनके खुद के घटक दलों को पड़ेगा। ये अखिलेश यादव की राजनीति बर्बाद कर रहे हैं, ये तेजस्वी की कर रहे हैं, और शायद ममता बनर्जी सर इसको ज्यादा बेहतर जानती है, इसीलिए इस बंदे को घुसने नहीं देती वेस्ट बंगाल। एक और टिप्पणी कर देता हूं अवनीश जी, आपसे समाप्त करने से पहले। देखिए, बात यह है कि इनकी जो सत्ता थी ना, वास्तविक सत्ता, कि 10 जनपद की तरफ को कोई निगाह उठा करके ना देखे, ये अटल जी के समय में भी इनको अभय दान मिलता रहा। अटल जी भी थोड़ा नरम दिल इंसान थे,
वैल्यूज में विश्वास रखते थे, लेकिन नरम दिल इंसान थे। उन्होंने भी ना इनकी एसपीजी छेड़ी, ना दूसरी चीजें छेड़ी। बल्कि एक बार तो राहुल गांधी बड़ी विपदा में फंस गए थे अमेरिका में, वहां से भी उनकी मदद करके उनको निकलवाया। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इन्होंने इतना सताया हुआ है गुजरात के समय कि कोई रहमदिली अब इन पर ये करते नहीं है। और क्यों करें? अगर ये डेमोक्रेसी है तो क्यों करें? बिल्कुल तो इनको सबसे ज्यादा आघात इसी बात का लगा है कि इनका ओरा खत्म कर दिया पूरी तरीके से, इनका पानी उतार दिया है। बिल्कुल सर, पानी उतार दिया। और ये जो कांग्रेस के पाले हुए ये जो लेफ्टिस्ट एक नारा उछाला करते हैं, सब तख्त उछाले जाएंगे, हर ताज उछाले जाएंगे, तो दरअसल जो 2014 के बाद इस वंशवादी राजनीति के धनी खानदान का ये काम हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में जनता ने मिलकर बनाया है, और जो माध्यम बने हैं वो संभवतः नरेंद्र मोदी बने हैं। इसके अलावा यही सच है और बाकी सब फसाना। सर, आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से एक दूसरे एंगल से राहुल गांधी की विखंडन की राजनीति को परिभाषित किया, इतिहास और वर्तमान दोनों के संदर्भ में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ओंकार सर से जब मैं बात करता हूं तो कहाँ रुकूं ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन समय की बाध्यता है। आप भी कहते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर ओंकार सर से हम जीत करके बुलाएंगे, फिर एक बार बात करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और ओंकार सर दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।